हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे स्पेशल रेडियोग्राफी को लेकर। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताए थे कि स्पेशल रेडियोग्राफी से जो क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, दोनों के बारे में मैंने बताया था। उस वीडियो में अपन ने ये भी बताया था कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लासेस रेगुलर अपलोड होती रहेगी। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपन बात करने वाले हैं और वो है स्पेशल रेडियोग्राफी की जो स्टेप्स होती है उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर जब अपन करते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर तो एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। यदि आप वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे तो इसका मतलब अपन ने कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक करी है। और हर एक जो प्रोसीजर है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। यदि वो एग्जैक्ट नहीं होगा तो उसमें फिर कुछ भी दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है बाद में पेशेंट को। तो अपने को सारी की सारी स्टेप्स अपने को पता रहनी चाहिए कि कौन कौन से स्टेप जो होती है वो अपने को फॉलो करनी है। ये सभी इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं। जैसे कि मैं जीआईटी की बात करूं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसके अंदर बेरियम वाले जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो अपन सारे करते हैं। उसके बाद में एचएसजी अपन करते हैं, एस्टेरोसल्फेंजियोग्राफी। इसके अलावा आईवीपी अपन करते हैं, इंट्राविनस यूरोग्राफ या फिर पाइलोग्राफी। इसके अलावा अपने पास में माइलोग्राफी आती है। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनके अंदर सेम स्टेप फॉलो होगी। जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं वही स्टेप आपको फॉलो करनी है। ठीक है, कई बार ऐसे होता है कि आप मान लो कोई भूल गए कोई स्टेप, तो आपको ये इसी ऑर्डर में याद रखनी है, भूलनी नहीं है स्टेप्स, क्योंकि इसी से आपको आगे की चीजें याद रहती रहेगी कि अपने को क्या क्या करना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, पूरे प्रोसीजर बता रहा हूं, उसके बाद में वन बाय वन अपन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। पहले अपन जीआईटी से स्टार्ट करेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो इन्वेस्टिगेशन उसके बारे में करेंगे। तो अपन प्रोसीजर देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि सब में कॉमन है, सब में यही स्टेप्स फॉलो करनी है। चलिए फर्स्ट देखिए, कंप्लीट स्टेप्स फॉर स्पेशल रेडियोग्राफी। इसमें अपन कंप्लीट स्टेप्स देखेंगे वन बाय वन। तो देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं अपन, सुने ध्यान से। सबसे पहले आता है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। कोई भी जब पेशेंट आता है तो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मान के चलो आप काम कर रहे हो लैब के अंदर या जिस भी रूम के अंदर प्रोसीजर रूम है उसमें आप काम कर रहे हो, आपके साथ आपके पास में 3 या 4 स्लिप है। उस 3 या 4 स्लिप में 2 के नाम सेम से रह गए, तो सेम रह गए तो आप बुलाओगे किसको? अब तो उसका कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, फादर्स नेम, उसके बाद में फिर एज। मान लो कई बार चीजें ऐसी होती है, फादर्स नेम भी मिल जाता है, एज भी मिल जाती है, तो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? तो आप सोचो, एक पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम है और दूसरे पेशेंट को मान के चलो लीवर की या फिर और किसी प्रॉब्लम है। मान के चलो आपने उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया प्रोसेस, तो जिसके लीवर की प्रॉब्लम थी उसका किडनी का कर दिया, जिसको किडनी की प्रॉब्लम होती है उसको लीवर का कर दिया, तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही होती है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। सर इसमें क्या क्या चीज आती है? सबसे पहले आता है पेशेंट नाम, एज एंड आईडी। ये वाली चीज होती है मेन, क्योंकि जो भी आईडी मिली होगी उसी आईडी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। आगे देखो, वेरीफाई डॉक्टर्स रिक्वेस्ट। अब आप सुने, मैंने एक बताया बेटा आईवीयू, एक बताया बेटा पेनक्रियास या लीवर। कि मान के चलो एक पेशेंट की ये है, दूसरे पेशेंट की ये है, तो आपको नाम से भी कई बार आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। अच्छा, ये वाला डॉक्टर तो इसके है, तो इसका मतलब इस पेशेंट की ये प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर्स रिक्वेस्ट फॉर्म एंड देन करेक्ट एग्जामिनेशन। इसमें ऐसा नहीं होता कि पेशेंट अपने आप ही, जैसे मान के चलो किसी पेशेंट की स्टोन हो गई या फिर और किसी किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसा नहीं कि आप खुद ने पर्ची बना ली, उस पर लिख लिया, इन्वेस्टिगेशन करके चले गए। नहीं, ये जो इन्वेस्टिगेशन है डॉक्टर की रिक्वेस्ट से ही होगा, डॉक्टर जब सजेस्ट करेगा तभी करवाना होता है। ठीक है, आस्क अबाउट प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी देखो, किसको? मेल को तो पूछोगे नहीं, किसको पूछोगे? फीमेल को। तो फीमेल की प्रेगनेंसी के बारे में आप जरूर मालूम करें। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ये पूरा जो प्रोसीजर होता है ना, फ्लोरोस्कोपी, और फ्लोरोस्कोपी के अंदर क्या आती है? हाई रेडिएशन निकलती है, हाई रेडिएशन जनरेट होती है। तो यदि कोई फीमेल है, वो यदि प्रेग्नेंट है, तो पूरी की पूरी जो डोज लगेगी वो इन्फेंट को लगेगी। वो जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को लगेगी, जिसकी वजह से उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट जनरेट हो सकते हैं रेडिएशन से रिलेटेड। ठीक है, तो अपने पास में ये वाला केस जरूर पूछना बेटा, यदि कोई लेडी पेशेंट है तो। ठीक है, तो पहली स्टेप अपनी कंप्लीट होती है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन पर। दूसरी स्टेप देखिए बेटा, दूसरी स्टेप आती है पेशेंट की हिस्ट्री लेना। कि मतलब पेशेंट जो है, पहले यदि कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस ट्रीटमेंट में
कौन कौन सी मेडिसिन चल रही है या कोई सर्जरी वगैरह हो रखी है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो आस्क अबाउट किस किस के बारे में, प्रीवियस डिजीज, कोई बीमारी तो नहीं है, हो सकता है। देखो यहाँ पे दो चीजें पढ़ोगे आप, जब मैं प्रोसीजर बताऊंगा वहां बताऊंगा, एक पढ़ोगे बेटा इंडिकेशन, एक पढ़ोगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ये दोनों स्टेप इंपॉर्टेंट है, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इसको पर्पस के नाम से भी पढ़ते हैं कि सब पर्पस आप क्यों करवाना चाह रहे हो, ये क्यों करवाना चाह रहे हैं ये इन्वेस्टिगेशन। मान के चलो आप करवाना तो चाह रहे हो लेकिन उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए पढ़ते हैं अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान के चलो आपको गाड़ी चलाना सीखना है, अब आपकी इच्छा तो बहुत है कि अपन गाड़ी चलाना सीख ले, लेकिन कोई चलाने वाला या सिखाने वाला आपको कोई नहीं मिला तो आप नहीं चला पाओगे। तो इंडिकेशन क्या आ गया कि साहब आप चलाना सीखना चाह रहे हो लेकिन आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, ये क्या आ गया कॉन्ट्रा इंडिकेशन। आप क्यों करवाना चाह रहे हो और आप उसको क्यों नहीं कर सकते हो, ये होती है इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो ये प्रीवियस कोई डिजीज वगैरह है उसके बारे में ये पूछ लो आप कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बाद में आती है बेटा एलर्जिक रिएक्शन, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिया जाता है, तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया से कोई एलर्जी तो नहीं है। मान के चलो कोई दवाई चल रही है, उस दवाई से कोई रिएक्शन नहीं हो जाए बॉडी के अंदर, इस वजह से एलर्जिक के बारे में आप पूछ लो। स्पेशली देखो ये दो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यहाँ पर अपने काम में आते हैं, एक तो आता है आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया और दूसरा आता है बेरियम, है ना, बेरियम लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बेरियम। तो इनसे दोनों से रिलेटेड पूछ ले एक बार आप कि कोई एलर्जी तो नहीं है, और एलर्जी है तो फिर उसके बारे में पूरी डिटेल्स आप जाने। प्रीवियस सर्जरी, कोई पहले कोई ऑपरेशन वगैरह कोई सर्जरी तो नहीं करवा रखी है, ठीक है, हो सकता है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए। करंट मेडिकेशन, ये अभी क्या चल रहा है, अभी दवाई कौन सी चल रही है, अभी जो दवाई है वो कौन सी चल रही है मेडिसिन, तो आती करंट मेडिकेशन। चेक रीनल फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट यूज, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि रीनल फंक्शन, रीनल अपन बोलते हैं बेटा किडनी को, उसकी किडनी है ना वो प्रॉपर काम करनी चाहिए। सर प्रॉपर किडनी काम करेगी उससे क्या होगा, देखिए आपको पता है बेटा पूरा जो फिल्ट्रेशन होता है वो किस में होता है बेटा, किडनी से ही होता है। ये रफली डायग्राम बना के मैं समझा रहा हूं एक बार ताकि चीजें आपको समझ में आए। ऐसी किडनी की स्ट्रक्चर होती है ना यू, तो यहां पर क्या होगा बेटा पूरा फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद में ही वो क्या होगा आगे वेन्स वगैरह के अंदर फ्लो होगा। तो जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया जाएगा वो कहां से जाएगा, यहीं से जाएगा। यदि मान लो ये प्रॉपर काम भी नहीं करती तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया तो जा ही नहीं पाएगा, तो आप उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे। मैंने एक वीडियो और बनाया था इस यूट्यूब चैनल पर जिसमें मैंने केवल कॉन्ट्रास्ट मीडिया पढ़ा था और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, आप जरूर पढ़ ले कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। एक वीडियो और बना दूंगा मैं जिसमें टाइप्स बता दूंगा कॉन्ट्रास्ट मीडिया के कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। तो यदि ये प्रॉपर काम नहीं करेगी, किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगी तो क्या होगा साहब, उसका सर्कुलेशन होगा ही नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है बेटा ऐसे पूरा एक चैनल होता है जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन वगैरह सब होते हैं यहाँ पर, पीसीटी डीसीटी वगैरह ये, ठीक है, एफरेंट इफरेंट यू। तो पूरी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, ये किडनी फिल्टर करके भेजती है उसको, तो ये होना बहुत जरूरी है, तो इसका ध्यान रखिए बेटा। पेशेंट प्रिपरेशन, मान लो आपने सब चीजें आइडेंटिफाई कर ली कि सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बाद में क्या करोगे साहब, पेशेंट प्रिपरेशन मतलब आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे मान के चलो कहीं शादी में जा रहे हो तो आप शादी की उसी के अकॉर्डिंग तो प्रिपरेशन करते हो, जैसे मान के चलो किसी रिलेशन में जा रहे हो तो आप थोड़ा अलग तरीके से तैयार होकर जाते हो, मान लो किसी यार दोस्त के जा रहे हो तो आप अलग तरीके से तैयार होकर जा रहे हो, ठीक है। तो इसी तरीके से पेशेंट की जो प्रिपरेशन है वो भी इसी तरीके से करनी पड़ेगी कि कौन सा इन्वेस्टिगेशन आप करवा रहे हो, उसी की पर्पज से उसकी प्रिपरेशन होती है, ठीक है। सुने ध्यान से कौन कौन से आते हैं बेटा, देखिए प्रिपरेशन डिपेंड्स ऑन द प्रोसीजर, मैंने अभी अभी बताया बेटा कि आप कहीं पे भी फंक्शन में जा रहे हो तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह जा रहे हो। तो यहाँ पर भी ये जो प्रिपरेशन होगी डिपेंड करेगी कि साहब कौन सा प्रोसीजर है, हो सकता है साहब उसको एचएसजी करवानी हो सकता है उसको आईवीपी करवानी हो सकता है उसको माइलोग्राफी करवानी हो सकता है उसको कोलेंजियोग्राफी करवानी हो। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करेगी कि साहब क्या प्रोसीजर फॉलो करना है अपने को। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए
जैसे ये सब में लगभग लगभग कॉमन सा ही रहता है, एनपीओ नील बाई माउथ, एनबीओ होता है ये नील बाई माउथ, मतलब आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, फास्टिंग भी बोलते हैं इसको अपन, है ना। आप 6 से 8 घंटे कुछ खाना पीना नहीं है, ताकि जो भी इन्वेस्टिगेशन अपन कर रहे हैं उसकी जो इमेजेस है वो प्रॉपर आए। आगे देखो बाउल प्रिपरेशन, लैक्सेटिव और इनम। एग्जाम्पल के तौर पर ये बेटा है ना जीआईटी का बता रहे हैं आपको, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होता है ना उसके लिए बता रहे हैं ये सबके लिए नहीं है, ये केवल एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल इन्होंने लिखा नहीं तो जीआईटी मैं लिखा हूं यहाँ पर, जीआईटी के लिए बाउल प्रिपरेशन मतलब जो आपकी इंटेस्टाइन है उसकी प्रिपरेशन के लिए लैक्सेटिव्स और एनेमा ये देना बहुत जरूरी है, जिससे कि पेट साफ रहे, पेट साफ रहे। इसके लिए 2 लैक्सेटिव मेनली काम में लेते हैं अपन, एक लेते हैं डल्कोलेक्स, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं सब चीजें बताता जाऊंगा यहाँ पर। डल्कोलेक्स और फ्लोटोलेक्स ये टैबलेट्स काम में आती है, तो 2-3 टैबलेट दी जाती है। रिमूवल ऑफ, आप मान के चलो प्रिपरेशन करते हो तो उसके बाद में क्या क्या, ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी एक्सरे के अंदर दिखाई देती है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, इयररिंग्स वगैरह जो भी ज्वेलरी के साथ तो ये आएंगे, इयररिंग्स वगैरह। मेटेलिक ऑब्जेक्ट मान के चलो कोई बेल्ट वगैरह आपने पहन रखा हो या और कुछ। क्लॉथिंग कवरिंग द एरिया, ठीक है। और उसके लिए क्या होता है, हॉस्पिटल जो गाउन होता है ना, गाउन देते हैं पहनने के लिए, कि जैसे मान के चलो आप जींस वगैरह पहन के गए हो या फिर कोई ऐसी ड्रेस पहन गए जिसमें कोई स्टोन वगैरह लगे हुए हैं, तो उसको यदि मान के चलो उसी ड्रेस में यदि आप करवाओगे इन्वेस्टिगेशन तो क्या होगा, वो सारी की सारी इमेज दिखेगी उसमें, तो आप प्रॉपर आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे कि कौन सा इन्वेस्टिगेशन करवाया, कौन सी जगह प्रॉब्लम है। जैसे मान के चलो आपने जीआईटी करवाया, ये आपने करवा लिया, मान के चलो यहीं पे आपने कॉलर वॉलर पे कोई ऐसा कोई ड्रेस पहन रखी है जिसकी कॉलर वॉलर थोड़ी सी ऐसी है जो दिखाई देती है, तो मान के चलो आपकी यही प्रॉब्लम है और यहीं पे वो कॉलर आ गई, तो फिर क्या होगा, वो तो इन्वेस्टिगेशन बेकार हो जाएगा, कोई काम का ही नहीं रहेगा। तो उसके लिए एक हॉस्पिटल जो होता है गाउन प्रोवाइड करता है, तो उस गाउन को ही मेनली यूज ले आप, ठीक है। आगे देखिए बेटा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर होता है उसका एक्सप्लेनेशन देखो। देखो इन्फॉर्म पेशेंट अबाउट, ठीक है नहीं, पेशेंट की इंफॉर्मेशन के बाद सबसे पहली चीज देखिए बेटा, स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन की, एग्जामिनेशन की जो स्टेप्स है ना वो क्या क्या रहने वाली है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था बेटा, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इक्विपमेंट, तो ये पूरा प्रोसीजर है ना। पॉसिबिलिटी डिस्कंफर्ट, मान के चलो कोई पोजीशन ऐसी लगा दी जिसमें पेशेंट डिस्कंफर्ट है, नहीं करवा पा रहा है, तो वो यूज ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा यूज ले रहे हो उसके बारे में, ठीक है कि तो पूरा एक्सप्लेन रखे। ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट इफ रिक्वायर्ड, देखो कई इन्वेस्टिगेशन ऐसे होते हैं जिनके अंदर कंसेंट फॉर्म का होना बहुत जरूरी है। ये कंसेंट क्या होता है, सहमति पत्र। यदि अभी आप किसी ऐसे पेशेंट को देखो जिसको ऑपरेशन पे लेके जाते हैं, ओटी के अंदर लेके जाते हैं, तो डॉक्टर एक साइन करवाता है लास्ट में कि साहब यदि इस पेशेंट के साथ कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी, चाहे कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, चाहे कितनी छोटी बीमारी हो, चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, ये कंसेंट फॉर्म जरूर साइन करवाता हो। इसी के बाद इसलिए तो आप कई बार बहुत बार क्लेम नहीं कर पाते हो, क्योंकि किसी पेशेंट के साथ में मान लो मिस हैपनिंग हो गई तो आप ये क्लेम नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये उनके पास में पड़ा रहता है। तो ये जो सहमति पत्र होता है ये आपको साइन करना ही पड़ता है। यहाँ पर भी आप उनसे एक कंसेंट फॉर्म, हो सकता है देखो कई बार ऐसा हो जाता है पेशेंट को आइडिया नहीं हो, कोई ऐसी मेडिसिन चल रही हो और आपने जैसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट किया तो उसकी एलर्जी हो गई, तो अब आप, और एलर्जी की वजह से हो सकता है साहब उसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाए, कोई ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाए या फिर कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इस वजह से ये वाली चीज होना बहुत जरूरी है, इसको बोलता हूँ कंसेंट फॉर्म, ठीक है क्लियर। चलिए अगली स्टेप देखिए बेटा, इक्विपमेंट प्रिपरेशन। अब इक्विपमेंट प्रिपरेशन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट्स काम में आ रहे हो उनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। तो देखिए, प्रिपेयर ऑल नेसेसरी आइटम्स। ऐसे नहीं साहब पेशेंट को लेटा दिया, लेटाने के बाद में आप ढूंढ रहे हो यार कौन सा इक्विपमेंट कहाँ रखा है। तो देखिए, एक्सरे मशीन, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट, कई बार दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी मैक्सिमम जो प्रोसीजर हो जाता है वो यहाँ हो जाता है। फ्लोरोस्कोपिक जो यूनिट होती है वो, फ्लोरोस्कोपी के बारे में भी एक अलग से वीडियो मिल जाएगा आपको कि साहब ये लाइव इमेज कैद करके देती है आपको।
जैसे कल मैच चल रहा था, आपने पूरा लाइव देखा होगा, तो ये फ्लोरोस्कोपी का वही काम होता है। जो भी बॉडी के अंदर चल रहा है, जहां जहां कॉन्ट्रास्ट मीडिया जा रहा है, उसकी जो लाइव इमेज देता है वो कौन देता है? एक्सरे मशीन या फ्लोरोस्कोपिक यूनिट। ये एक्सरे मशीन तो नहीं दे सकती, ये तो एक पर्टिकुलर पार्ट की इमेज ही देती है, लेकिन फ्लोरोस्कोपी आपको कंप्लीट इमेज देगी। क्लियर? कैसेट और डिजिटल डिटेक्टर, वो तो दोनों में से एक ही काम आएगा। यदि आपके पास में सीआर है, पुराना सिस्टम यदि लगा हुआ है, तो आप कैसेट काम में लोगे, नहीं तो डिजिटल डिटेक्टर, एफपीडी जिसको बोलते हैं अपन, है ना, वो वाला काम में लो आप। कॉन्ट्रास्ट मीडिया, बेरियम और आयोडीन, मैंने बताया था अभी, ये दो ही कॉन्ट्रास्ट मीडिया मेनली काम में आते हैं, और इसमें भी इसको जो लोकल कंपनी हो ओमनीपैक के नाम से जानते हैं अपन। ये मैं अलग से क्लास ले लूंगा, उसमें समझा दूंगा सारे कॉन्ट्रास्ट मीडिया, है ना। ये कैथेटर और सिरिंज, सिरिंज जो काम में लेते हो आप, ये सिरिंज ठीक है कि नहीं, कैथेटर वगैरह जो भी डालते हैं वो पूरे होने चाहिए। स्टेराइल ट्रे, ट्रे के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, वो होने चाहिए। लेड प्रोटेक्शन, लेड प्रोटेक्शन तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। गोनाड शील्ड वगैरह, आई प्रोटेक्शन के लिए जो ग्लास होते हैं, गूगल्स, वो, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। चेक मशीन कैलिब्रेशन एंड एक्सपोजर फैक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कैलिब्रेशन। जैसे मान के चलो आपको बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, बहुत दूर जाना है, और मान के चलो आपके पास जो गाड़ी है, उस गाड़ी में थोड़ा टाइम पहले कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो आप क्या करोगे? बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जाने के लिए आप क्या करोगे? एक बार गाड़ी को चेक करवाओगे कि यार एक बार चेक करवा लेते, बीच में धोखा दे गई तो फिर वहां कहाँ कैसे करवाएंगे अपन? तो आप क्या करवाते हो? उसको पूरी को चेक करवाते हो, कोई लीकेज विकेज तो नहीं हो रहा, प्रॉपर काम कर रहा कि नहीं कर रहा, फ्यूल प्रॉपर है कि नहीं है, ये सब। तो ऐसे यहाँ पर कैलिब्रेशन मशीन का, कि जो एक्सपोजर दे रहे हो आप, वो प्रॉपर ये मशीन दे पा रही है कि नहीं दे पा रही। हो सकता है मशीन खराब हो गई है, और जब एक्सपोजर अपन बंद करते हैं उसके बाद में भी उससे थोड़ी सी लीकेज रेडिएशन निकल रही है, तो ऐसी चीजें हो सकती है, तो उसको एक बार चेक कर ले पूरी को। ये डेली होता है कैलिब्रेशन। तो खैर आगे देखिए बेटा, पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की कौन कौन सी पोजीशन, देखो इन सब में मैंने कॉमन पोजीशन डाली है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब में सब पोजीशन काम आएगी। इंपॉर्टेंट जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो सब उन पे डिपेंड करेगी कि कौन सी पोजीशन में अपन ये सही व्यू ले। जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है, जनरल रेडियोग्राफी के अंदर मान लो आपने एपी व्यू किया, ऐसे कर दिया, ठीक है कि नहीं, लेकिन एपी व्यू ऐसे कर दिया, लेकिन मान के चलो लेटरल की जरूरत ही नहीं है, तो लेटरल की जगह अपन क्या करते हैं? ओब्लिक करते हैं, ताकि अपन जो भी फाइंडिंग्स उसमें करना चाह रहे हैं वो अपने को मिल जाए। तो ऐसा यहाँ पर होगा। तो देखिए पोजीशन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ बेटा आपको, ये सब चीजें नोट करवा रहा हूँ यहाँ पर, कि डिपेंड करता है। ऐसा नहीं सारी की सारी टिका के आ जाओ कि हमें तो सर ने बोला था। तो स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, क्योंकि दुनिया भर के एग्जामिनेशन होते हैं, अपन जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे आपकी चीजें समझ में भी आती जाएगी। ये सुपाइन पोजीशन होती है, प्रोन पोजीशन होती है, ओब्लिक, ओब्लिक भी दोनों होते हैं बेटा, और लेटरल भी दोनों होते हैं। राइट के भी दो होते हैं, राइट ओब्लिक, लेफ्ट ओब्लिक, इसके भी दो पार्ट होते हैं, राइट एंटीरियर ओब्लिक, लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक। ये होता है बेटा पोस्टीरियर ओब्लिक, इसके भी दो पार्ट होते हैं, पोस्टीरियर राइट पोस्टीरियर ओब्लिक और लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक, है ना, ये सब होते हैं इसके। ऐसे लेटरल होते हैं राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ये डिपेंड करता है कि सब कौन सा एग्जामिनेशन आप काम में ले रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। इंश्योर इनके लिए आप होता है प्रॉपर पेशेंट का अलाइनमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं पेशेंट बाहर जा रहा है, कैसे पूरी इमेज ही नहीं आ रही उसकी, आप दनादन एक्सपोज किए जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट कंफर्ट, आपने जो पोजीशन लगाई उसके लिए पेशेंट कंफर्ट है कि नहीं है, पता लगे उसके तो जान ही निकले जा रहे हो, आप दनादन एक्सरे किए जा रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इमोबिलाइजेशन इफ नीडेड, कई बार पेशेंट होता है बॉडी पे कंट्रोल नहीं रख पाता, उसके लिए इमोबिलाइजेशन डिवाइस, मतलब कोई सैंड बैग्स होते हैं, वो जैसे मान के चलो कोई पेशेंट है, कोई बच्चा है छोटा सा, ठीक है, वो उठ उठ के भाग रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा, तो आप क्या रख दो उस पर, किलो 2 किलो का वजन रख दो, ताकि वो जो भी इन्वेस्टिगेशन आप करा रहे हो उसके अंदर कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो उसको बोलते हैं इमोबिलाइजेशन डिवाइस, ठीक है। तो ये यूज ले सकते हो आप। आगे देखो कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडिया किस तरीके से दे सकते हैं पेशेंट को अपन, ये भी डिपेंड करेगा कि साहब कौन सा इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, इसमें सब में सब चीजें यूज नहीं होगी, मैं सारी चीजें एक साथ बता रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि साहब कौन सा इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा ये। जैसे कि कॉन्ट्रास्ट कैन बी गिवन थ्रू ओरली, दे सकते हैं ओरली, दे सकते हैं। ओरली के अंदर बेरियम जो कि जीआईटी जो होती है उसके लिए काम में लेते हैं, इंट्रावेनस आईवीपी के लिए काम में लेते हैं अपन,
रेक्टली देखिए बेरियम एनिमा, ठीक है। इंट्राथिकल जिसके अंदर माइलोग्राफी होती है स्पाइन के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, मैंने पहले भी बताया था ये इसके लिए, ठीक है। मॉनिटर पेशेंट फॉर द कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन, आप कंटिन्यूअसली पेशेंट को मॉनिटर करते रहो, देखते रहो, ठीक है, ताकि पेशेंट यदि कुछ भी ऐसा करे, कई बार पेशेंट की सांसें फूलने लग जाती है, लंबी लंबी सांसें लेता है, तो एक बार आप पेशेंट को मॉनिटर करते रहो कि साहब पेशेंट के साथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ठीक है। आगे देखो बेटा इमेज एक्विजिशन, ठीक है, नहीं इमेज कौन कौन कैसे कैसे लेनी होती है अपने को, देखिए सेलेक्ट करेक्ट केवीपी, एमएस और एसआईडी, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होती है बेटा। केवीपी एनर्जी को बताती है कि साहब एनर्जी कितनी बढ़ाया जाए ताकि पेशेंट की आराम से इमेज आ जाए। एमएस अमाउंट को बताती है कि साहब कितना अमाउंट आप कितना रेडिएशन आप पेशेंट को दे रहे हो। एसआईडी जो सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, मतलब जो भी इमेज ले रहे हो उसकी क्या डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी तो इमेज भी ब्लर हो सकती है। यूज फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस इफ नेसेसरी, ये मैंने बता ही दिया बेटा। फ्लोरोस्कोपी भी काम में ले सकते हो और एक्सरे मशीन भी कई बार काम में आ जाती है। टेक इमेजेस इन रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन, ये मैंने अभी भी बताया, ये सुपाइन हो गया, प्रोन हो गया, लेटरल हो गया, ओब्लिक हो गया, ये सब चीजें डिपेंड करती है। एग्जांपल देखिए एपी व्यू, लेटरल व्यू, ओब्लिक व्यू और डिलेड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। डिलेड इमेज कई बार क्या होती है, मान लो किसी की किडनी होती है प्रॉपर काम नहीं कर रही होती, स्लो काम कर रही होती है, तो जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया आपने दिया ना बॉडी में लेड तक पहुंचता है, तो लेड तक पहुंचता तो आपको फिर इंतजार करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डिलेड। थोड़ी देर बाद जो इमेज लेते हैं ना अपन इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद में, कि अभी तक कॉन्ट्रास्ट मीडिया आया नहीं है, जब जिस भी रिलेटेड ऑर्गन से अपन जिसमें डाल रहे हैं उसमें पहुंच जाएगा तो फिर उसकी इमेज जो लेते हैं उसको बोलते हैं डिलेड इमेज अपन। जैसे कि आईवीपी के अंदर लेते हैं 5 मिनट पे लेते हैं, 15 मिनट पे लेते हैं और 25 मिनट पे लेते हैं। ये प्रोन में लेते हैं, उल्टा लेटा के लेते हैं। ये कैसे होता है ये सब धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे अपन यहाँ पर। अगली स्टेप देखिए बेटा इमेज इवैल्यूएशन, चेक इमेज पर प्रॉपर एक्सपोजर दिया कि नहीं दिया, करेक्ट पोजीशन लगाई कि नहीं लगाई। मान लो आपने कर दिया पूरा एग्जामिनेशन, उसके बाद में पता लगा यार पोजीशन तो सही नहीं है, आप जो चीज देखना चाह रहे तो दिखी नहीं इसमें, तो फिर क्या करोगे। तो ये सब चीजें होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सपोजर, करेक्ट पोजीशनिंग, क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ द ऑर्गन और स्ट्रक्चर। मान लो जिस भी ऑर्गन की लेयर है उसमें पता लगा वो तो आई ही नहीं, तो ये एब्सेंस ऑफ द आर्टिफैक्ट्स, मान लो कोई आर्टिफैक्ट आ रहा है वहां पर, आपने पहले चेक नहीं किया, बाद में पता लगा यार ये तो बाहर ही था, आपने उसका ऑपरेशन कर डाला, चीर दिया पेट को, देख लिया अरे यार तो है ही नहीं अंदर, बाद में पता लगा ये तो कपड़े पे ही थी, तो कपड़े की इमेज वहां आ गई। तो ये सब चीजें चेक कर ले आर्टिफैक्ट बेटा। रिपीट इमेज इफ नेसेसरी, यदि जरूरी है। वैसे तो देखो अलारा आपको फॉलो करना पड़ेगा, इस पे एक अलग से वीडियो बना रखा है बेटा, यदि आपने नहीं देखा तो अलारा पूरा देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ पर। तो अलारा के अकॉर्डिंग आप पेशेंट की जो इमेजेस है वो रिपीट भी कर सकते हो। मान लो किसी के अंदर सही दिखाई नहीं दे रही तो आप दूसरी इमेज ले सकते हो। अगला देखिए बेटा पोस्ट प्रोसीजर केयर, ठीक है, कि जैसे मान के चलो किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ तो ऐसे थोड़ी कि जा भाग जा, ऐसे थोड़ी बोलते हैं उसको, 2-3 दिन वार्ड में भी रखते हैं, उसकी केयरिंग होती है अच्छे से कि साहब अपन ने जो ऑपरेशन किया वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। मान लो किसी आप पेशेंट का ऑपरेशन किया और पेशेंट का ऑपरेशन करने के बाद में घर ले गए, घर जाते प्रॉब्लम हो गई उसके, तो फिर वापस आना पड़ेगा। मान लो किसी का घर तो पास में होता है हॉस्पिटल के, लेकिन सबके थोड़ी होते हैं, तो फिर क्या करोगे। तो उसकी वजह से उसको मॉनिटरिंग के लिए रखा जाता है, 2-3 दिन वार्ड में शिफ्ट करके रखा जाता है। ऐसे इसको बोलते हैं पर पोस्ट प्रोसीजर, मतलब जो ऑपरेशन के बाद में हो रहा है, मतलब जो भी प्रोसीजर आपने किया है उसके बाद में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो। ऑब्जर्व पेशेंट फॉर कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन, ये मैंने पहले बताया बेटा कि मान के चलो किसी के जल्दी रिएक्ट हो जाता है, किसी के नहीं भी होता, तो मान लो किसी के थोड़ा लेट हो रहा है तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखे कि हाँ यार कोई दिक्कत तो नहीं है। एनकरेज फ्लूइड इनटेक टू एलिमिनेट द कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जैसे मान के चलो आपने बेरियम वाला इन्वेस्टिगेशन किया, ये पेट में जाके जमा हो जाएगा, अब पेट में जमा होगा तो उसको निकालना तो जरूरी है, नहीं तो कब्ज हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए क्या कि साहब आप ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, वाटर इनटेक हाई अमाउंट के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी पियो ताकि वो निकल जाए कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो भी डाला आपने। रिमूव आईवी लाइन और कैथेटर रिफ्यूज, आप भूल के छोड़ मत दे कि पेशेंट साथ ही लगा ले जाए कि तो डॉक्टर साहब ने निकाला ही नहीं, तो वो वाली चीजें आप भी ध्यान देख ले एक बार। प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट, पेशेंट को जाते टाइम इंस्ट्रक्शन दे दो कि भैया आपको यही चीजें नहीं करनी है, ताकि पेशेंट को भी पता रहे। आगे देखो बेटा डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आपने पूरा प्रोसीजर किया उसको डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हो यदि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो ऐसे मान के चलो वो काम अधूरा हुआ है, ठीक है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे मान के चलो आपने HSD करी है, HSD का कर दिया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा काम में लिया, आयोडीनेटेड काम में लिया है,
ये क्या होते हैं सब बताऊंगा बेटा मैं ना। आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लिया है, ठीक है, उसमें भी कौन सी ब्रांड का काम में लिया है, मान लो ओमनीपैक ले लिया आपने, ये वाला काम में लिया है। अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, मान के चलो किसी के 50 ml में काम हो जाता है, किसी के 50 ml में काम नहीं हुआ तो उसको 100 ml देना पड़ता है, तो कितना अमाउंट दिया है। टाइम ऑफ इमेजेस, प्रोसीजर 1 घंटे में हुआ, 2 घंटे में हुआ, 3 घंटे में हुआ, 5 घंटे में हुआ, जो भी हुआ। एनी कॉम्प्लिकेशंस, आपने जो पूरा प्रोसीजर किया उसके दौरान पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुए हैं तो उसको मेंशन करिए आप, ताकि डॉक्टर जब भी फर्दर उसको ट्रीट करेगा तो उसको पता रहे कि इसके साथ में ये प्रॉब्लम हुई थी। सेंडिंग इमेज टू रेडियोलॉजिस्ट फॉर इंटरप्रिटेशन, क्योंकि आप तो सारी चीज कर नहीं सकते, क्योंकि धीरे धीरे चीजें सब अनुभव से आती, सीखना पड़ता है इनको, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट तो पूरी डिग्री करके आता है तो उसको तो पता ही रहता है। तो आप इंटरप्रिटेशन के लिए आप रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजे उसको कि सर ये हमने इमेजेस ली है, ये इसकी रिपोर्ट्स है, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। रिपोर्ट तो जो डॉक्टर होता है, जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वही बनाता है, आप केवल उसको इमेजेस वगैरह देख के आ सकते हो, और कोई कॉम्प्लिकेशन यदि हुई है तो वो आप बता के आ सकते हो ओरली। तो ये आते हैं बेटा अपने पास में डॉक्यूमेंटेशन। समरी में बता देता हूं एक बात पूरी इसकी कि अपन ने क्या क्या किया है। देखिए फर्स्ट स्टेप जो आई है अपने पास में वो कौन सी आई है बेटा, पेशेंट आईडी। पेशेंट आईडी के बाद में सेकंड हिस्ट्री पेशेंट की जो भी है। थर्ड में देखिए प्रिपरेशन, पेशेंट को क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है, ये मैंने सब बता दिया डिटेल से। एक्सप्लेनेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो उसके बारे में एक्सप्लेन कर दे ताकि पेशेंट कंफ्यूज ना रहे। इक्विपमेंट सेटअप, कौन कौन से इक्विपमेंट काम में आएंगे ये मैंने बता ही दिया आपको। बाकी जैसे जैसे अपन ये स्पेशल रेडियोग्राफी पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इक्विपमेंट साथ के साथ बताते जाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज यूज होती है। उसके बाद में पोजीशनिंग, छठे नंबर पे मैंने बता दिया बेटा पोजीशनिंग पेशेंट की, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओरली देना है, आईवी देनी है, रेक्टली देना है या इंट्राथिकल देना है, ये सब है ना 7 पे। 8 नंबर पे इमेज एक्विजिशन, 9 नंबर पे इमेज इवैल्यूएशन, 9 नंबर पे ये, 10वें नंबर पे ये पोस्ट केयर, और 11वें नंबर पे। तो अपन ने पूरा प्रोसीजर देख लिया। अब चाहे आप कोई सा भी इन्वेस्टिगेशन करिए बेटा, सब इन्वेस्टिगेशन के लिए यही स्टेप रहने वाली है, इन्हीं स्टेप को आपको फॉलो करना है। सर फॉलो कैसे करेंगे, हमें तो आइडिया ही नहीं। आइडिया देने के लिए नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे जीआईटी के बारे में। जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसके बारे में अपन देखेंगे, जिसके अंदर 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन होती है बहुत लंबी होती है, छोटी नहीं होती वो, तो उसको अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो होता है ना, बेरियम काम में लेते हैं अपन, बेरियम सल्फेट। यहाँ पर कंपिटिटिव जो एग्जाम होते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आता है बेटा सल्फेट क्यों काम में लेते हैं, कार्बोनेट क्यों नहीं काम में लेते। कार्बोनेट भी तो यूज ले सकते हैं, बेरियम कार्बोनेट ले लो, काम में क्या जा रहा है। आप BaSO4 क्यों यूज लेते हो बार बार, तो ये भी तो काम में ले सकते हो, BaCO3, ये क्यों नहीं काम में लेते, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये क्यों नहीं लेते। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं बेटा क्वेश्चन ऐसे। आगे देखिए बेटा, तो इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। अब बेरियम अपन काम में लेते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ये 4 भागों में डिवाइड करते हैं, बेरियम स्वेलो, बेरियम मील, बेरियम मील फॉलो थ्रो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा BMF, ठीक है ना, बेरियम मील फॉलो और बेरियम एनीमा। एंटेरोक्लाइसिस भी बोलते हैं, यदि पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो वहां जरूर देख लें, मैं बताया था थोड़ा सा। इसके बारे में बात करेंगे। अपने को पता है बेटा पूरा जो जीआईटी होता है बहुत छोटा तो होता नहीं है, बहुत बड़ा होता है। कैसे होता है बेटा, तो इसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं अपन कि सब किस में कौन सा इन्वेस्टिगेशन करें, है ना। तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, पूरा जीआईटी पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा। और जैसे मैंने बताया, आपने यदि वीडियो नहीं देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, तो एक बार वो जरूर देख ले ताकि आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूरा आता है कंप्लीट। बेरियम एनीमा या बेरियम सोलो ये 5-5 नंबर में आते हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप।
ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्लियर है? बाकी तो यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर हमें पहले ये वाला टॉपिक पढ़ना है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप बता सकते हो। किसी भी टाइप की आपको हेल्प चाहिए होती है पैरामेडिकल से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर सकते हो या फिर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज। इसके अलावा यदि आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन यदि चाहिए तो उसके लिए ये PCW हमारा टेलीग्राम चैनल है। जितना भी कंटेंट मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा आपको PCW+ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। इसकी कोई कॉस्ट नहीं, आपको फ्री अवेलेबल होगी सारी चीजें ही, ये टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आपको जरूर ज्वाइन करना है इसको। आगे देखिए, यदि आपको डिटेल कोर्स हमारा कोई सा भी चाहिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड हो चाहे एकेडमिक से रिलेटेड हो, कोई सा भी पैरामेडिकल कोर्स हो चाहे, तो उसके लिए आप ये ऐप इंस्टॉल करिए और ऐप इंस्टॉल करने के बाद में आप वहां पर पूरा कंटेंट आपको दिख जाएगा और वहां से आप ये जो ग्रुप जो बैच है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको कंप्लीट चीजें मिलेगी जिसके अंदर वीडियो लेक्चर मिलेंगे हर एक टॉपिक के, उसके बाद में नोट्स, और नोट्स की सबसे खास बात जो ये है वो है बोथ लैंग्वेज में मिलेंगे आपको, हिंदी प्लस इंग्लिश, और साथ में इंग्लिश में अलग से मिलेंगे आपको। इसके अलावा पैनल नोट्स, जो भी यहाँ पर कोई भी फैकल्टी जो पढ़ाएगी वो आपको साथ में मिलेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे साथ में, जैसे मैंने करवाया है यहाँ पर कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं उन पे काम होगा, तो ये सब चीजें आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो ये पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर ले और ये बेल आइकन जरूर दबा दे आप, ताकि जब भी कोई नया वीडियो रिलीज है, जब भी कोई नया टॉपिक आए, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो सबसे पहले आप तक वो पहुंच सके। ठीक है, तो ये थी अपनी क्लास। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को शेयर जरूर कर दे, ताकि जो भी आपके साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि पास कैसे हुआ जाएगा, तो इतना कंटेंट तो मैं आपको बता दूंगा कि 50 to 60 मार्क्स आप इस YouTube चैनल से भी ला सकते हो, बशर्ते आपको पूरी क्लासें देखनी पड़ेगी जो अपलोडेड है, तो आपके आराम से 50 से 60 मार्क्स आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि मैं केवल वही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करूंगा जो कि बार बार रिपीट होके आए हैं, बाकी सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है। तो आप कंटिन्यूस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।